नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सूरज और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर हम लोग बात करेंगे कि पहले तो देश में सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15-20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पर रुक गया। वह काफिला क्यों रुका या फिर क्यों रोका गया, इस पर बात करेंगे। दूसरा, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के काफिले को भी रोका गया, यानी कि उनको रोका गया। सोनुआ वह जा रहे थे। वह इसलिए जा रहे थे क्योंकि आप सबों को पता है कि कल पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी के पूर्व विधायक एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और नक्सलियों ने वहां पर हमला किया था। विधायक तो किसी तरह अपनी जान बचा लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा में लगे 2 जवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। कल ही बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की थी कि वह जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अपने विधायक से बात करेंगे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। क्यों रोका गया था और बाबूलाल मरांडी मिल पाए या नहीं, यह भी बताएंगे। तीसरी, आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ जिला से सुबह सुबह आई, जब लोग अपने बिस्तर पर ही थे, कई लोग उठ चुके थे, तब उनके कानों तक यह खबर पहुंची कि पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिट्टीपाड़ा सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अब तक, यानी कि जब तक हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर वो घटना कैसे घटी और मरने वाले कहाँ कहाँ के हैं, और साथ ही कोरोना का आज दिन भर का क्या अपडेट रहा, सरकार के तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ और की गई और उसका आंकड़ा क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में जो काफिला रोकने की बात सामने आ रही है, वह पूरी खबर क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से उतरकर जहां पर उनका रैली था आज, वहां जा रहे थे तब रोका गया, या फिर रैली से लौट रहे थे तब वह जाम में फंसे? पूरी खबर क्या है? ये प्रधानमंत्री को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था और वहां वो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले थे। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री आज सबसे पहले भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उनको फिरोजपुर के लिए जाना था। फिरोजपुर जाने के रास्ते में एक जगह पड़ती है हुसैनी वाला। अच्छा। तो हुसैनी वाला में एक राष्ट्रीय स्मारक भी है शहीदों को लेकर। उससे 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर था और फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोका गया स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा ही, क्योंकि थोड़ी आगे कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो इकट्ठा थे और उनका इरादा शायद प्रधानमंत्री के काफिले को बाधित करना और अपनी बातें रखना ही था। तो वहां पर करीब फ्लाईओवर में 20 मिनट तक उनका काफिला रुका गया और जो एसपीजी सुरक्षा के उनके जो जवान होते हैं वो लोग बाहर उतर कर आए और जो पंजाब पुलिस के जवान थे वो लोग भी, उन्होंने घेराबंदी की और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की कार को घेर कर खड़े रहे। और इसके बाद 20 मिनट के बाद जब वो घेरा तोड़ा गया तो आखिरकार प्रधानमंत्री फिरोजपुर नहीं पहुंचे, वो वापस भटिंडा एयरपोर्ट आए, दिल्ली लौट गए। उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वहां रद्द कर दिया। अच्छा। और इसकी जो घोषणा है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी वहां मौजूद थे, राज्यपाल को वहां पर आना था, तो स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर जो लोग हैं, मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मंच से इस बात की घोषणा की प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम को रद्द कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग वापस चले जाइए। इसके अलावा गृह मंत्री की तरफ, मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये आदेश दिया गया, पंजाब सरकार को ये आदेश दिया गया कि आप जो हैं लोगों को रैली के स्थल तक जाने से रोकें, प्रशासन को लगाएं, क्योंकि अगर वहां पर चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया जा चुका है, असमंजस की स्थिति है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, तो वहापोह की स्थिति हो सकती है, अराजकता की स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो एस्टिमेट था वहां पर करीब 70 से 80 हजार लोगों के जुटने का अनुमान था। उसकी तैयारी भी बाकायदा थी, 70,000 कुर्सियां कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई थी बाकायदा। तो फिर ये निर्देश दिया गया। तो फिलहाल की यही है। एक बड़ा बयान जो ये है जिस पे सियासत शुरू हुई कि प्रधानमंत्री जब लौटे भटिंडा एयरपोर्ट पर जब आए तो वहां जो ऑफिशियल्स थे उनको प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपने
मुख्यमंत्री को, मतलब पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको कहना, उनको थैंक यू बोलना कि मैं यहाँ से आज जिंदा वापस लौटकर जा रहा हूँ। और अब तक का जो मामला यही है कि जिस तरह से वहाँ पर फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री का काफिला रुका, 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, पूरी खुली जगह है चारों तरफ से, और सुरक्षाकर्मी उतने ही थे वहाँ पर जितने काफिले के साथ चलते हैं। तो ये एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, वो लगातार हमलावर है पंजाब सरकार पर कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दिलाई और उनको इस तरह की स्थिति में डाला जहां पर जोखिम किसी भी तरह का हो सकता था। अच्छा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया इसमें? जी, प्रधानमंत्री ये जब लगातार आरोप जो लगने लगे, गृह मंत्रालय ने सबसे पहले गृह मंत्रालय ने तो ये कहा कि हमने उनको जब इस बारे में फोन किया तो उन्होंने सहयोगात्मक रवैया नहीं दिखाया। चरणजीत सिंह चन्नी पर यह आरोप लगा और जब उनको कहा गया कि आप सामने आइए और मामले को हैंडल कीजिए तो उस पे भी उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने भी ये कहा कि ये दिखाता है कि एक षड्यंत्र के तहत रोका गया। ये JP नड्डा का आरोप है। इसके बाद शाम को करीब 4-4:30 बजे के आसपास जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई, व्यक्तिगत तौर पर खुद प्रेस वार्ता में आए और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई बातें बताई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा चूक का मामला नहीं था। तो उन्होंने प्रत्यारोप में यह कहा कि मुझे रात तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को हवाई मार्ग से यानी भटिंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर जाना था, लेकिन अंतिम समय में ये रूट बदल दिया गया और उन्होंने सड़क मार्ग से जाना तय किया। उन्होंने कहा कि रात को चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी SPG के पास थी, IG के पास थी और फिर स्थानीय पुलिस उनके ही गाइडेंस के हिसाब से सहयोग करती है। जिस तरह से IB का गाइडेंस होता है, जैसी गाइडलाइन गृह मंत्रालय की होती है, जैसी गाइडलाइन SPG की तरफ से दी जाती है, उसी के खिलाफ हिसाब से राज्य सरकार तैयारी करती है और स्थानीय पुलिस प्रशासन उसी हिसाब से तैयारी करता है। तो कहा हमारी तैयारी वैसे ही थी। उन्होंने एन वक्त पर अपना कार्यक्रम जो है वो बदल दिया। इसके अलावा उनका ये कहना है कि दूसरी बात जो आरोप लग रहा है कि जो जिस वजह से काफिला रुका वो था वजह कि प्रदर्शनकारी जो है वो कुछ आगे 30 किलोमीटर आगे जहां पर वो काफिला रोका गया उसके 30 किलोमीटर आगे कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो पहले ये बात सामने आई कि वो लोग आंदोलनकारी किसान हैं जो लोग कृषि बिल को लेकर पहले भी आंदोलन कर रहे हैं। आप ये जानेंगे कि कृषि बिल निरस्त किया गया है, लेकिन कई मांगे जो है किसानों की अब भी हैं, जैसे MSP की गारंटी है, जो किसानों पर दर्ज मुकदमा है उसको वापस लिया जाना है। तो कहा उस मुद्दे पर किसान इकट्ठा थे, लेकिन उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी ने ये स्पष्ट किया कि हाँ किसान बैठे थे, लेकिन मैंने रात में ही उनसे बात की, अपने प्रतिनिधियों को भेजा, उनको समझाया कि ये PM का दौरा है, अलग तरीके का दौरा है, तो हमें यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैंने उनको हटा दिया। लेकिन जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो रोजगार की मांग को लेकर वहां पर इकट्ठा थे, अचानक से आए थे, कोई उनकी सूचना नहीं थी, लेकिन उनका किसी भी तरीके से इरादा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं था, बल्कि वो अपनी समस्या लेकर आए थे और किसी तरह की सुरक्षा चूक का मामला नहीं बनता और इस पे राजनीति की जा रही है। अच्छा, मतलब कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम का जो खेल है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक दो तथ्यात्मक बात बताइए। प्रधानमंत्री जिस एयरपोर्ट पर उतरे भटिंडा और फिरोजपुर जहां पर उनका कार्यक्रम था, इस दोनों के बीच में ये ब्रिज था या कितनी दूरी पर था? कार्यक्रम से कितनी, कुछ आइडिया आप? कार्यक्रम स्थल से कितनी दूरी है ये स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जहां पर इनको रोका गया, जिस फ्लाईओवर पर ये रुके, एक हुसैनी वाल नाम की जगह है। भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाते हुए बीच में हुसैनी वाला नाम की एक जगह है, वहां पर एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। अच्छा। जो शायद शहीदों की याद में बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री को उसी रूट से जाना था। वहां से जहां पर उनको रोका गया उसके 30 किलोमीटर आगे कुछ डिस्टरबेंस थी और जब ये सूचना मिली तब उनको वहां पर रोका गया। मतलब भटिंडा एयरपोर्ट और फिरोजपुर जहां पर कार्यक्रम स्थल था वो काफी दूर, हाँ, उसकी अच्छी खासी दूरी थी और ये रूट निर्धारित था। उसी रूट पर ये किसान या फिर जो छात्र थे वो बैठे थे? हाँ, उसी रूट पर बैठे थे। अच्छा, इसकी भनक पंजाब पुलिस को भी नहीं थी, SPG को भी नहीं थी। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो बैठे थे इनकी भनक नहीं थी, उसे सूचना अचानक से मिली। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुझे रात को सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ किसान बैठे हैं, मैंने अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजा, किसानों को समझाया और वो वापस लौट गए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अलग थे, जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग वहां आ जाएंगे। प्रधानमंत्री की पंजाब में यह पहली रैली होनी थी?
हाँ, अभी अगर इस तरह के चुनाव के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ी रैली थी, पहली भी रैली थी। हाँ। क्योंकि अभी तक वो उत्तराखंड जाते रहे हैं, यूपी जाते रहे हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव है और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्हें आज उद्घाटन और शिलान्यास करना था और इसकी अपडेट लगातार पीएमओ की तरफ से 3-4 दिन से आ रही थी। तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में फिरोजपुर में जो उनका रैली निर्धारित था वहाँ जाने से क्यों रोका गया, सूरज ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अब आते हैं दूसरी खबर पर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार को यानी कि कल एक नक्सली घटना घटी। बीजेपी के पूर्व विधायक एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी दौरान करीब बताया जा रहा है कि 100 की संख्या में नक्सली वहां पर पहुंचे और 2 जवानों को उठाकर ले गए और उनकी हत्या कर दी और वहाँ से जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के वो किसी तरह से बचकर निकले। जब घटना घटी उसके बाद ही झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता वर्तमान में बाबूलाल मरांडी ने यह घोषणा की थी कि वह कल जाएंगे, अपने विधायक से मिलेंगे और वहाँ का हाल चाल लेंगे। लेकिन आज जैसे ही सोनुआ थाना क्षेत्र का ये मामला था, वहाँ पहुँचने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने सुरक्षा उन्हें रोक दिया गया पुलिस की टीम की तरफ से। हालांकि बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचे, अपने जो पूर्व विधायक हैं उनसे मुलाकात भी किए। बाबूलाल मरांडी को जब रोका गया तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से थाना के बाहर और तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आज झारखंड के कई इलाकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। बाबूलाल मरांडी जा रहे थे, साफ बात है कि बीजेपी के वो विधायक रह चुके हैं और ऐसी बड़ी घटना घटी तो उनसे मिलने जा रहे थे। एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है कि बीजेपी जिस तरह से कहती है कि रघुवर दास में नक्सली दुबके हुए थे और अब हेमंत सरकार में वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कहाँ तक पहुँचे थे और उन्हें क्यों रोका गया? सोनुआ जाने के रास्ते में ही उनको सोनुआ से कुछ किलोमीटर पहले उनको रोक लिया गया और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने इस बात का ही हवाला दिया कि जिस इलाके में आप जाना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अति संवेदनशील है, नक्सल गतिविधियों के हिसाब से वो अति संवेदनशील है, जहां पर आप कड़ी सुरक्षा के बीच जा सकते हैं। कल भी जब ये घटना घटी थी तो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका पहला बयान यही था कि जो पूर्व विधायक हैं वो बिना किसी सूचना के वहां गए थे, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उनका वहां दौरा होने वाला है और इस वजह से ये घटना घटी कि हम पर्याप्त सुरक्षा उन्हें नहीं दे सकते थे क्योंकि जानकारी नहीं थी। तो ये पहला पॉइंट है कि कोई सुरक्षा नहीं थी। पहली बात कि संवेदनशील इलाका है। दूसरी बात कि चूंकि कल इतनी बड़ी घटना वहां घट गई, 2 जो बॉडीगार्ड है उनकी गला रेत कर वहीं सामने ही हत्या कर दी गई। जिस स्कूल परिसर में वो पूर्व विधायक का कार्यक्रम था वहीं पर ये झड़प हुई। झड़प के बाद नक्सलियों ने 2 बॉडीगार्ड की हत्या की, इन्होंने किसी तरह से बचकर जान बचाई। तो वैसे भी माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो इस लिहाज से भी रोका गया। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पक्ष देखेंगे तो उनका ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और उनका कार्यक्रम था, वो जाना चाहते थे, स्थिति का जायजा लेना चाहते थे क्योंकि एक बड़ी सुरक्षा चूक का भी मामला था कि एक पूर्व विधायक हैं और उनके बॉडीगार्ड की इस तरह से खुलेआम आते हैं नक्सली 20 की संख्या में और घेर कर उनकी हत्या कर दी जाती है, किसी तरह भागकर जान बचानी पड़ती है। और ये पहली बार नहीं है जब जो पूर्व विधायक हैं गुरुचरण नायक, उन पर पहली बार हमला हुआ हो। 2012 में ही कुछ महीने के अंतराल पर उन पर 2 बार ऐसे हमला हो चुका है। एक बार उन्होंने किसी तरह बाइक से भागकर जान बचाई, दूसरी बार किसी तरह से बोलेरो के जरिए उनको वहां से निकाला गया किसी और की गाड़ियों के जरिए। तो ये एक बड़ा मामला था जिसको निसंदेह है। और जो आपने अभी बताया जिस तरह का को जो बिंदु कि ये बात हमेशा ये कही जाती है और बीजेपी का दावा है और आंकड़े भी ये बताते हैं कि जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो नक्सल घटनाओं में कमी देखी गई थी, तो वो अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं। आज भी जब जो रांची विधायक हैं और पूर्व नगर विकास मंत्री हैं सीपी सिंह, उनकी प्रेस वार्ता हुई थी तो उन्हें कहा कि ये हमारी उपलब्धि है और हम ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में कमी आई थी लेकिन पिछले 2 सालों में ये अचानक से बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उसे उस नजरिए से उसे मामले को उठा रही है। लेकिन जो सरकार का पक्ष है और जो प्रशासन का पक्ष है उनका ये कहना है कि पहली बात तो अति संवेदनशील इलाका है और दूसरा जो बिंदु है कि चूंकि अब एक घटना घट गई तो स्थिति तनावपूर्ण है, तो इस लिहाज से हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच बाद में बाबूलाल मरांडी को वहां ले जाया गया
उन्होंने जिस विधायक पर हमला हुआ उनसे मुलाकात की, फिर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वहां पे उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और कहा। तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय हेमंत सरकार को किस बात का डर था, कि क्या आपका पुलिस राज नहीं है, क्या आपकी पहुंच वहां तक नहीं है, क्या आप उस तरह की सुरक्षा यहाँ नहीं दे पाए हैं, इस बात का डर है कि किसी तरह की कोई घटना, आपको डर किस बात का लग रहा था कि हमें क्यों रोकने की कोशिश की जा रही थी जब एक घटना हुई है, एक प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है। अच्छा, तो ये जो पूरी घटना घटी, क्या बात निकल कर सामने आई कि आखिर क्यों बीजेपी के इस पूर्व विधायक पर हमला होता है लगातार? आप जैसा बता रहे हैं कि 2012 में भी 2 बार उन पर अटैक किया गया, फिर किया गया, और तीनों बार वो खुद बचकर निकल जाते हैं। तो कुछ कारण अब तक स्पष्ट हो पाया? पुलिस की तरफ से क्या बताया गया और बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या बात निकल कर सामने आई अब तक? देखिए, कल जब शाम को जब घटना के बाद जो बयान पहला आया पूर्व विधायक जिन पर हमला हुआ गुलचरण नायक का, उन्होंने ये कहा कि मैं इस क्षेत्र से विधायक रहा हूं और मेरी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ किया है क्षेत्र में, किसी के भी खिलाफ भी मुझ पे हमला हुआ, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमला क्यों होता है। एक जो नक्सलियों की एक जो प्रकृति आमतौर पर देखी जाती है कि बड़ी शख्सियतों को निशाना बनाने को लेकर, कि एक तरह से वो सरकार को चेतावनी होती है या प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी होती है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत तक भी पहुंच सकते हैं या हम उन पे भी अटैक कर सकते हैं। एक होता है एक शक्ति प्रदर्शन जिसे कहते हैं, कि अगर उनको कोई निजी दुश्मनी भी नहीं भी हो, लेकिन अगर वो क्षेत्र के विधायक रहे हैं, बड़ी शख्सियत हैं, तो उनको अगर आप निशाना बनाते हैं तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि आपकी इतनी सुरक्षा के बावजूद, आपके इसके बावजूद हमने ये घटना कर ली। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, उनका यही कहना है कि जो घटनाएं हैं, क्या कारण है कि जब आपकी सरकार आती है नक्सली घटनाएं बढ़ जाती हैं इतने खुलेआम तरीके से, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही वहां पर मुखबिर बताकर एक आम नागरिक की हत्या कर दी गई थी उसी इलाके में, सोनुआ इलाके में ही 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक मुखबिर बताकर एक हत्या हुई है उसी इलाके में। फिर 2-4 दिन बाद इतनी बड़ी घटना का घटना, तो अगर मान लीजिए सुरक्षाकर्मी, वहाँ की स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये कहती भी है कि बिना सूचना के पहुंचे थे, तब भी ये देखा जाता है कि अगर जिस इलाके में इतनी बड़ी घटना होती है तो आपकी मूवमेंट या आपकी गतिविधि उस इलाके पर होती है, आपकी निगाह होती है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, तो आप 4-5 दिन, 1 सप्ताह, कई दिनों तक आपकी निगाह वहाँ होती है कि इतनी बड़ी घटना दोबारा ना हो। अच्छा, पुनरावृत्ति तो नहीं। जब से घटना घटी है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के कई नेता लिख रहे हैं कि अंतर साफ है, रघुवर दास सरकार में क्या स्थिति थी और अभी हाल के दिनों में क्या स्थिति है। आपको क्या लगता है कि सचमुच में हेमंत सोरेन की सरकार में नक्सली घटना बढ़ी है? कुछ डाटा आपके पास है? डाटा जो है, डाटा ये बताता है कि पिछले कुछ समय में नक्सली घटनाओं में अपेक्षाकृत अगर 2016-17 को देखें और 2017-20 को देखें, तो जो पुलिस मुख्यालय का जो आंकड़ा है वो कहता है कि 2019-20 में सितंबर तक 20 नक्सली घटनाओं में करीब 20 ग्रामीणों की जान गई है, आम लोगों की। अच्छा। 2019 में 8 नागरिकों की जान गई और 2020 में एक पुलिसकर्मी नक्सली वारदात में शहीद हुए हैं। वहीं नक्सली और पुलिस के बीच 2019 में मुठभेड़ की 24 वारदातें हुई हैं। इसके अलावा 2019 का ये आंकड़ा है, 2020 में 10 मुठभेड़ हुई है। तो आप देखेंगे कि ये घटना में 24 है 2019 में और 2020 में ये 10 हो जाता है। 2019 में 274 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2020 में 246 नक्सली जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 21 ऐसे नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है जो एरिया कमांडर हैं 2019 में, और 2020 में 36 एरिया कमांडर गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये आंकड़ा भी आप वहां से बढ़ते हुए देखेंगे। 2019 में नक्सलियों ने पुलिस के हाथों, पुलिस से हथियार लूटने की घटनाएं जो हैं उसको अंजाम दिया। करीब 5 बार ये घटना हुई जब पुलिसकर्मियों के हाथ से हथियार लूटने की घटना हुई, जैसे कल भी हुआ है। कल जो 3 सुरक्षाकर्मी थे उनके पास AK-47 थी और तीनों लूट ली गई। वहीं 2020 में अब तक ये आंकड़ा 2-3-4 दिन पहले का है, अगर कल वाली घटना को निकाल दें तो 2020 में नक्सलियों द्वारा हथियार लूटने की कोई घटना नहीं हुई थी 2020 में 2021 तक। अच्छा, तो कल की घटना, मतलब ये पहली घटना घटी? हाँ, कल ये पहली घटना घटी है। तो मतलब तुलनात्मक देखा जाए तो कम हुआ है। हाँ, पिछले 2-3 सालों में नक्सली घटनाओं में कमी जो है वो देखी जा रही है। तो इसके अलावा जो एक और आंकड़ा है कि 2020 में ये कहा जा रहा है
कि नक्सली घटनाएं जो हैं वो 125 घटनाएं हुई, जिसमें 28 लोगों की जानें गई कुल। 18 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वहीं 2016 से 2020 के बीच करीब 715 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आत्मसमर्पण भी इसमें शामिल है, या फिर उनको गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के दौरान या वैसे भी छापेमारी के जरिए। तो बिल्कुल ये सूरज बता रहे थे तुलनात्मक कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि रघुवर सरकार में नक्सली जो है दुबक गए थे और हेमंत सोरेन सरकार में खुलकर सामने आ गए हैं, और यही वजह है कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। अब तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। आज सुबह आप सबों को पता चला होगा कि पाकुड़ में एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें एक ट्रक जिस पर कि गैस सिलेंडर लदा था और एक बस जिस पर कि करीब 40 सवार थे, दोनों में टक्कर हुई और अब तक की जानकारी के अनुसार 17 लोगों की मौत इस मामले में हो चुकी है। सूरज, ये कैसे पूरा घटना हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, किसकी गलती थी? देखिए, सबसे पहले तो जो जानकारी बेसिक है कि ये बस जो है वो साहेबगंज से दुमका जा रही थी। साहेबगंज से दुमका जा रही थी और ये बरहड़वा के पैसेंजर्स को लेती हैं। बोरियो प्रखंड वहाँ बीच में पड़ता है, उसे लेती हैं। जो बरहेट विधानसभा पड़ता है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उससे होकर गुजरती है, फिर आमड़ापाड़ा लिट्टीपाड़ा होते हुए दुमका पहुँचती है। बीच में काठीकुंड वगैरह आते हैं। तो ये बस की रोज टाइमिंग है और वो इसी समय पर रोज जाया करती थी। घटना करीब 8:15 बजे 8:15 बजे के आसपास की हुई है। तो ये बस जा रही थी, करीब 40 यात्री सवार थे, जिसमें बोरियो, साहेबगंज, बरहड़वा, बरहेट के पैसेंजर्स थे, जो कुछ देवघर जा रहे थे, कुछ देवघर के यात्री भी थे जो शायद लौट रहे हों कहीं से आने के बाद। ये बस जब आमड़ापाड़ा के पास पहुंची, आमड़ापाड़ा थाना जो है वो पाकुड़ जिला में पड़ता है, वहां पर पहुंची तो वहां पर पहले से एक जो वहां पर है, वहां पर एक सिलेंडर लदा ट्रक खड़ा था, जिससे टक्कर हुई। अलग अलग बातें पहले सामने निकल कर आई। पहले बात ये आई, जो पहली मीडिया रिपोर्ट जो आई उसमें ये कहा गया कि जो बस है उसे ट्रक ने टक्कर मारी। फिर ये बात निकल कर आई कि ट्रक खड़ा था और बस ने जाकर टक्कर मारी। अब जो ट्रक का ड्राइवर है, चूंकि वो जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने साइड से जा रहा था और मेरी अपने साइड से, लेकिन जो सामने से बस आ रही थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और उसने सामने से ट्रक में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद जो है, जब तक पुलिस को खबर की जाती तब तक स्थानीय लोग हैं, उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया जितना उनसे हो सकता था। लेकिन हादसा इतना बुरी तरीके से हुआ था कि दोनों ही वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और जो बस के और ट्रक के जो चालक हैं, खलासी हैं, वो लोग आपस में उस तरह से फंस गए थे कि उन्हें बिना गैस कटर की मदद से नहीं निकाला जा सकता था। पहले 2 एम्बुलेंसों को लगाया गया कि उनको राहत और बचाव कार्य के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए, लेकिन घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में 10 एम्बुलेंस बुलाने पड़े, तब घायलों को पर्याप्त रूप से अस्पताल पहुंचाया जा सका और बाकियों को ट्रॉलियों की सहायता से जो शव थे निकाले गए, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय पुलिस भी पहुंची। जो हादसे की वजह अब तक जो सबसे बड़ी आ रही है कि जो पूरा संताल परगना का एरिया है, तो वहां पर घने जंगल हैं, सड़क के दोनों तरफ घने जंगल हैं और कोहरा करीब वहां पर 9 से 10 बजे तक भी रहता है। धूप 11, 11:30, 10:30 के मतलब बहुत नजदीक तक भी नहीं दिखता। हाँ, तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है। और घटना का जो मुख्य वजह अभी तक निकल कर आई है कि घने कोहरे की वजह से ड्राइवर को ये समझ नहीं आया। दूसरी चीज है कि वहां पर आप देखेंगे जो तस्वीरें आई हैं उसमें ट्रक जो है वो लेफ्ट साइड के बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिख रहा है, सड़क से नीचे उतरा हुआ। तो ये लगता है कि उसने बचाने की कोशिश की होगी टक्कर को और ये टक्कर हुई है। उस पूरे रास्ते में जब आप साहेबगंज से निकल के दुमका की तरफ जाते हैं तो कई जगह पर बहुत तीखे मोड़ है, शार्प मोड़ है, जहां पर आपको आगे नहीं दिखता। मतलब अगर विजिबिलिटी है भी, पूरा आसमान साफ है, मौसम साफ है, तब भी आपको नहीं दिखता कि आगे क्या है। और इसी की वजह से जब नया सड़क बनाया गया था तो उसमें रेडियम लगाए गए थे सड़कों पर, ताकि मोड़ में पता चल सके कि गाड़ियां आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो अगर जब सामान्य इस पर काम नहीं हो पाया या जो लगाए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे, या मतलब उखड़ गए हैं, कहीं कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग जब वहां से ट्रेवल करते हैं तो ये दिखता है। तो शार्प मोड़ है, वहां पता नहीं चलता सामान्य मौसम में भी, और इस वजह से ये पहली बार नहीं जब वहां हादसे हुए हैं, भले वो इतने गंभीर ना रहे हों। अभी कुछ दिन पहले ही उस रोड पर एक हादसा हुआ जहां 2 हाइवा की टक्कर हो गई और आग लग गई और जो
चालक हैं, सहायक चालक हैं, दोनों ही वाहनों के, वो जलकर उनकी डेथ हो गई वहां पर। और सुबह लोगों ने जब देखा तब उन्हें पता चला कि ये हादसा हुआ है। तो शार्प मोड़ है और जब विजिबिलिटी कम है तो हादसे की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। तो बिल्कुल सूरज बता रहे थे कि आज पाकुड़ में किस तरह से हादसा हुआ। अभी दैनिक भास्कर में मैं पढ़ रहा था कि जो ट्रक का जो चालक है वह जीवित है और उसने जो बयान दिया है दैनिक भास्कर को, उसमें यह बताया है कि जैसा कि सूरज बताया कि वह सही दिशा से जा रहा था और विपरीत दिशा से बस आकर टक्कर मारी है और उसे इतना समय नहीं मिल पाया कि वह कुछ कर पाए या फिर किसी तरह ये हादसा होने से बचा पाए। जो दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं पाकुड़ के संतोष कुमार, उन्होंने ही सुबह से लगातार इस पर अपडेट खबर की और वही सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने सहयोग भी किया प्रशासन के साथ मिलकर और इसकी वजह से कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी क्योंकि वह तुरंत निकाले और उसे अस्पताल तक पहुंचाया। अब चौथी बड़ी खबर पर आते हैं। कोरोना जिसे लेकर कहा जा सकता है कि हाहाकार मचा हुआ है। आज राजधानी रांची में एक थाने को भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया कि जो कैदी उसमें कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं रखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर आई कि रांची एसएसपी कार्यालय का करीब 30 से अधिक जो लोग हैं एसएसपी सहित वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। यह भी खबर आई कि कांके के जो विधायक हैं बीजेपी के समरी लाल, उन्हें कोरोना हुआ है और सांस लेने में शायद तकलीफ हो रही है तो उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। और क्या अपडेट है सूरज से जानते हैं। सूरज, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है झारखंड में, देश में या फिर आसपास के राज्य? देश से शुरुआत करते हैं। हाँ। देश भर में जो है सुबह जो 10 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से बुधवार को यानी आज 58,097 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 534 मरीजों की मौत हो गई। तो ये आंकड़ा पिछले 3-4 दिनों में ही, कल 37,000 थे और आज 58,000 हो गए। आप नवंबर के आखिरी तक जब देखेंगे कोरोना के मामले तो 10,000 से नीचे थे और ये आंकड़ा अचानक बढ़ा है, ये 58,000 60,000 के आसपास पहुंच गया है। जो एक्टिव केस की संख्या थी पूरे देश में वो जब नवंबर के आखिरी तक या दिसंबर की शुरुआती 1-2 तारीख तक का हम देखते हैं तो वो 1 लाख के नीचे आ गया था। वो अब 2.5 लाख के आसपास है जो एक्टिव केस हैं देश में। जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं वो दिल्ली है, मुंबई है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। यूपी में भी मामले बढ़ने लगे हैं और बिहार में भी आंकड़े बढ़े हैं। बिहार में 4 मंत्री जिसमें दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भवन निर्माण मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से बिहार में सामाजिक सुधार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चल रहा था वो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो जनसंवाद का वो कार्यक्रम करते थे वो भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। झारखंड में आए तो झारखंड में एक्टिव केस की संख्या जो है वो धीरे धीरे अब 8,000 के आसपास पहुंच गई है। 7.5 क्रॉस कर गई, 7.5 क्रॉस कर गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत तेजी से बढ़ा है। ये कल तक का है, आज हो सकता है कि उससे और ज़्यादा हो। हाँ, आज शाम का जो आंकड़ा आएगा जब हर दिन करीब 1,000 के आसपास नहीं, 1,000 के आसपास जो एक्टिव के मतलब नए मरीज हैं वो मिल रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है वैसे में झारखंड में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है। यहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, सैंपल हैं वो भेजी जा रही हैं भुवनेश्वर। तो कई बार ये देखा जा रहा है कि जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मरीज ठीक हो चुका होता है। तो ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सक रहा है झारखंड में खासतौर पर कि जो नए मरीज मिल रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट से। चिकित्सकों का ये कहना है, जो लोग इलाज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं जिन लक्षणों के साथ आ रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है कि उनमें लक्षण जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि कैसे इस लक्षण का अंतर पता कर रहे हैं। तमाम जो लक्षण हैं वो डेल्टा जैसे ही हैं कि गले में खराश है, गले में दर्द है, बदन दर्द है, बुखार है, सर दर्द है, शरीर में ऐंठन की शिकायत है। डेल्टा मतलब प्रथम और दूसरे चरण में उसको डेल्टा बोल रहे हैं। डेल्टा, हाँ, डेल्टा वेरिएंट खासतौर पर जो दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा खतरनाक जिसने मचाई डेल्टा वेरिएंट ने। तो जो मैक्सिमम जो ओमिक्रॉन में जो दिख रहा है लक्षण वो डेल्टा की तरह ही है, सेम है। अंतर क्या है कि पहले डेल्टा वेरिएंट में ये हो रहा था कि आप जब खाना खा रहे थे तो आपको स्वाद नहीं पता चल रहा था, गंध पता नहीं चल रहा था, बेस्वाद हो जा रहे थे।
ओमिक्रॉन में ये हो रहा है कि लोगों को भूख नहीं लग रही है, भूख महसूस नहीं हो रही, खाने की इच्छा नहीं, मतलब किसी भी मोमेंट पे ये नहीं लग रहा है कि मुझे खाना खाने की जरूरत है या मुझे खाना खा लेना चाहिए, भूख नहीं लग रही है। और ज्यादातर जो संक्रमित अब जा रहे हैं चिकित्सक के पास जांच करवाने, वो यही लक्षण बता रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही है। तो अब ये दिक्कत ये है कि हर विभाग में ये जो कोरोना है वो फैलता जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जो रांची एसएसपी का आवासीय कार्यालय है, वहाँ करीब 35 से 40 के बीच पुलिसकर्मी जो है संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रिम्स में यही वजह है कि जब विभागों में इस तरह से फैल रहा है, तो कल ही रिम्स का जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि 2 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिम्स में व्यवस्था की जाए। पहली बात कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको अविलंब जो है बूस्टर डोज दे दिया जाए, ताकि वो लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर लें, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अस्पतालों में और खासतौर पर रिम्स पर बहुत दबाव पड़ने वाला है। दूसरा जो है जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की, क्योंकि जब तक आप वेरिएंट का ठीक पता नहीं लगाएंगे कि वो डेल्टा से है या ओमिक्रॉन से है, तब तक बेसिक जो इलाज है आप बुनियादी इलाज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी तक की जो यही समझ है कि ओमिक्रॉन का जो केस है जो आ रहे हैं उसमें जो लक्षण है वो बहुत माइल्ड है, मतलब बहुत गंभीर रूप से लोग बीमार नहीं पड़ रहे। जो लक्षण है जिस तरह से सर्दी जुकाम में होता है उस तरह के लक्षण है, लेकिन जो WHO का बयान है वो कह रहा है कि ये शुरुआत है तो हो सकता है प्रभावित ना कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आएगा, क्योंकि इसी बीच 2 अलग अलग तरह के वेरिएंट्स मिल चुके हैं। फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसको अभी कोडिंग की गई है, जिसको अभी नाम नहीं दिया गया है। इसके अलावा इजराइल में एक नया वेरिएंट मिल चुका है। तो कह रहा है कि वो जो 2 नए वेरिएंट मिले हैं उसमें ओमिक्रॉन से ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें 4 म्यूटेशन हुए थे, उसमें 4 म्यूटेशन देखा गया था। ओमिक्रॉन में 50 म्यूटेशन है, उसमें से 26 म्यूटेशन केवल स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन जैसे कि हम लोग इमेजेस देखते हैं, ऐसे खुली आंखों से वायरस नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो इमेजेस हम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बाल की तरह ऐसे जो गोलाई है उसके ऊपर बाल की तरह निकला रहता है, उसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं और वही जाके कोशिकाओं के साथ चिपकता है और वही संक्रमित करता है। अच्छा। तो उसी में 26 म्यूटेशन है और 26 म्यूटेशन का होने का ये मतलब है कि जो संक्रमण की दर है वो कई गुना ज्यादा है, 4 से 8 गुना ज्यादा है, और यही वजह है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 58,000 के आसपास आज केसेस आए, जिस तरह से बढ़ रहे हैं। यूरोप की हालत यह है कि वहां पर प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख मामले केवल अमेरिका में आए हैं। यूरोप में 8 से 10 लाख, अगर सारे देशों को मिला दें तो 8 से 10 लाख केस रोजाना मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक सुखद यही कहा जा सकता है कि जानलेवा स्तर तक किसी को हेल्थ अपडेट्स की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत नहीं पड़ रही है कि उनको अविलंब ऑक्सीजन देना ही पड़े या इलाज में बहुत ज़्यादा गंभीरता की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आने वाले समय में ये गंभीर हो सकता है, और अगर हम ये कहें कि तीसरी लहर ने दस्तक दी है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ये आज की तमाम जो बड़ी खबर है उसका एक पूरा अपडेट था, ये हमने आपको बताया। और हम बताएंगे कि पाकुड़ से जुड़ी जो घटना है जिसका अपडेट सूरज बता रहे थे कि इस घटना में 17 लोग की मौत अब तक हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम जितने भी मृतक हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। और बड़ी खबर इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से 50 मिनट पहले इस मामले में ट्वीट किया है और उन्होंने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। क्या है विस्तृत जानकारी सूरज बताइए। प्रधानमंत्री ने, जैसा हम लोग जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से घटना धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही थी और मृतकों की संख्या बढ़ रही थी, तो ये चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय स्तर की खबर बन जाएगी और प्रधानमंत्री तक भी साथ बात पहुंचे। प्रधानमंत्री चूंकि इन चीज़ों में जो फिरोजपुर की घटना हुई उसमें बिजी थे तो शायद उनकी निगाह नहीं पड़ी होगी, अब पड़ी है।
तो उन्होंने जो सबसे पहली जो घोषणा की है, उन्होंने यही घोषणा की है कि पहले तो उन्होंने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में जो भी बस हादसे की जानकारी मिल रही है उस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनको सांत्वना उन्होंने दी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। दूसरा जो बड़ा ऐलान है, उन्होंने कहा है कि जितने भी मृतक हैं उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा पीएम राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से। और जितने भी घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये 2 मुख्य घोषणाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री ने की है अपने स्तर से। तो बिल्कुल आज ये तमाम जो चारों खबर है उसका अपडेट हमने कोशिश किया कि हम और सूरज मिलके आपको बता पाएँ और समझ भी पाए। विश्लेषण के साथ हमने आपको समझाने और बताने की कोशिश की। न सिर्फ खबरों से अपडेट कराया बल्कि विस्तार से यह बताने और समझाने की कोशिश की कि आखिर हर खबर के जो 3 डायमेंशन होते हैं वो तीनों पहलू क्या है, वो पहलू भी हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि हम लोगों की पहल, द फॉलो अप की यह पहल आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो अप को फॉलो करें। शुक्रिया।